24 फरवरी 2022, आज से 4 साल पहले ये युद्ध प्रारंभ हुआ, लेकिन इस युद्ध का कोई अंत नजर नहीं आ रहा। और इस युद्ध में हर वक्त एक नई अपडेट होती है। अब नया अपडेट ये है कि जेलेंस्की कह रहे हैं कि पुतिन तीसरे विश्व युद्ध की लड़ाई में उतर चुके हैं। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा चुकी है। अब तीसरा विश्व युद्ध होकर रहेगा। ये कोई ऐसे वैसे व्यक्ति की स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की, और ये स्टेटमेंट उन्होंने पुतिन के लिए दी है। और इस स्टेटमेंट के बाद दुनिया का सिनेरियो, दुनिया का मूड बदलना लाजमी है, क्योंकि आप ये समझिए कि अगर ऐसा होता है तो दुनिया किधर जाएगी, किस बारूद पर खड़ी होगी, और ये बारूद किससे किससे तबाह करेगा, ये बड़ा प्रश्न हो जाएगा। और कौन किसके गुट में जाएगा, कौन कहां जाएगा, कौन बनेंगे मित्र राष्ट्र और कौन बनेंगे इसके शिकार, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या नाटो बचा पाएगा जिस यूक्रेन को वो इतने सालों से बैकअप दे रहे हैं? अमेरिका जो कहता है कि हम यूक्रेन के साथ हैं, लेकिन कभी कभी दिखता है कि वो उसका साथ छोड़कर निकल गया है। ये हमने आपको बहुत बार बताया है अपने ही शो में कि अमेरिका कभी तो यूक्रेन के साथ होता है और कभी कहता है कि रूस की बातें मान लो। तो अब पुतिन का ये जो नया तरीका है, जेलेंस्की की जो ये स्टेटमेंट है, ये किस ओर ले जा रही है पूरी दुनिया को, तो आज चर्चा का विषय यही है। तो सर, मेरा सीधा प्रश्न यही है आपसे कि ये जो जेलेंस्की की ये स्टेटमेंट जो आई है, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पुतिन तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर चुके हैं और वो तीसरा विश्व युद्ध प्रारंभ कर चुके हैं। तो इस स्टेटमेंट को हम कैसे देखें, क्या समझें कि क्या हकीकत में दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ चुकी है, या फिर ये जेलेंस्की की खींच है, वो अपनी खींच प्रकट कर रहे हैं? देखिए, जेलेंस्की का डर वाकई है, क्योंकि अभी हाल में क्या हुआ है, रूस अमेरिका के बीच जो न्यूक्लियर ट्रायड था, जो संधि थी कि हम परमाणु बम बनाएंगे सीमित मात्रा में और एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देंगे और बनाना बंद भी करेंगे उस हिसाब से, क्योंकि दुनिया तबाह हो जाएगी, वो ख़त्म हो गई और ना उसको एक्सटेंड किया गया। उसके बाद रूस ने सीधे तौर पर कहा कि हम अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु बम बनाना जारी रखेंगे। मतलब साफ है। अब देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड आज रूस के पास है। मतलब इतना वॉरहेड है रूस के पास कि वो आधी दुनिया ख़त्म कर सकता है। ऐसी हालात में पुतिन का ये एक बयान आता है कि वो बोलते हैं कि हम परमाणु क्षमता और विकसित करेंगे। अब उसके रूस उन परमाणु क्षमताओं का सीधा मतलब साफ है कि वो हथियार बनाना चाहता है। रूस का ये कहीं नहीं कहना कि हम कोई एनर्जी इंस्टॉलेशन के लिए कर रहे हैं या पावर इंस्टॉलेशन, जो चीज़ें होती हैं उस पर रूस का फोकस ही नहीं है। तो इससे साफ साबित हो रहा है, और जेलेंस्की को भी ये बात समझ में आ रही है कि पिछले 2-3 सालों से जो युद्ध में यूक्रेन उलझा है, जो उसकी तबाही हुई है, इतने लाख 5 से 6 लाख उसके सैनिक हताहत हो चुके हैं। मतलब समझिए एक पूरा का पूरा शहर ख़त्म हो गया। और वैसी हालत में यूक्रेन को क्या हासिल हुआ? यूक्रेन का डोनबास, लोहांस जो एरिया है, 20% रूस ने कब्जे में कर लिया। ज़ैपोरिज़िया पर रूस ने अपने संविधान में उसको शामिल कर लिया, जो कि यूक्रेन के साथ था। तो इस तरह से यूक्रेन को कुछ हासिल नहीं हुआ, और यूक्रेन को आज भी यही लग रहा है कि अगर कोई संधि होती है आने वाले समय में, तो रूस पीछे हटे ना हटे, लेकिन रूस बोलेगा कि जहां हम खड़े थे हम वहीं रहेंगे। इसका मतलब है रूस ने जो 20% हिस्सा पर कब्जा किया वो उसी का रहेगा। तो हर हाल में यूक्रेन की हार होगी। इसलिए यूक्रेन को बहुत डर सता रहा है कि या तो युद्ध समाप्त हो जाए या उसको जितना जो बचा है वही मिल जाए। तो सर, ये मान के चलूं कि जिस अमेरिका के दम पर यूक्रेन उतरा था इस युद्ध में, जिसका बैकअप था, जो कहता था कि हमारे पीछे तो नाटो खड़ा है, नाटो हमें पूरा सहयोग दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, अब वो नाटो कहाँ गया? अब और ये जो हम देख रहे हैं कि अमेरिका ने दुनिया में बहुत सारे क्षेत्रों में युद्ध का बिगुल बजा रखा है। हम चाहे मिडिल ईस्ट देख लें, हम मिडिल ईस्ट से भी खबरें कुछ ऐसी ही आती हैं कि वहां पर भी अमेरिका एक अलग रुख में है। लेकिन यहाँ ये जो रुख है, ये जो 4 साल से जो चल रहा है, और मान लेते हैं अगर ये एक न्यूक्लियर वॉर में तब्दील होता है तो दुनिया का क्या हाल होगा? देखिए, ये तो सबसे बड़ा डर है, और ये आप समझिए कि
पुतिन इसको बड़े मज़े से खेल रहे हैं, उनको बड़ा मज़ा आ रहा है इस युद्ध में, क्योंकि उनको मालूम है अमेरिका घुसेगा नहीं। अमेरिका ने भले 4 जगह टांगें फंसा रखी हो, लेकिन वो खुद भी उलझा हुआ है। कहीं टैरिफ का मुद्दा उलझा हुआ है, ईरान के साथ वो उलझा हुआ है, चीन के साथ टैरिफ पर अलग लड़ाई चल रही है, रूस यूक्रेन अलग मसला है। तो अमेरिका खुद ही इतने देशों के बीच में, उधर वेनेजुएला का मसला आ गया, नेटो के साथ उनकी अलग झड़प चल रही है कि पैसे दें ना दें, हथियार दें ना दें। तो कुल मिलाकर, और ऊपर से यूक्रेन को इन्होंने कहा था कि आप अपना रेयर अर्थ मटेरियल का सम दे दो, यूक्रेन तैयार भी हो गया। अब अमेरिका को लगा ग्रीनलैंड में मिल जाएगा, तो भाई हम यूक्रेन क्यों जाएं, तो वो ग्रीनलैंड क्यों ना चला जाए। और फिर उसको बीच में दिखा वेनेजुएला में मिलने लगा है। तो अमेरिका भी इतना उलझा हुआ है इन सारी चीज़ों में, यूक्रेन पे फोकस क्यों करेगा। और तो रही दूसरी बात, तो रूस परमाणु बम तो नहीं मारेगा, क्योंकि यूक्रेन उसका पार्ट रहा है एक समय में। और दूसरा है कि रूस और यूक्रेन के जो लोग हैं वो सांस्कृतिक तौर पर काफ़ी एक जैसे हैं, बिल्कुल वही रशियन लैंग्वेज, वो सिविलाइजेशंस है, और भाषाओं में थोड़ा सा अंतर है। लेकिन यूक्रेन की हालत रूस वही कर देना चाहता है जो कुछ साल पहले 2014 में उसने क्राइमिया की थी। क्राइमिया देश को पहले रूस ने पूरा तबाह किया, पूरी तरह से बर्बाद किया, फिर अपने एक पिट्ठू रमजान कुद्रोव को बिठाया। अब रमजान कुद्रोव के जाने के बाद उन्होंने नया किसी को रखा है, लेकिन उस पूरे को डेवलप किया रूस ने और दिखाया दुनिया को कि मैं एक नया देश बसा सकता हूँ। हालांकि क्राइमिया को आज भी लोगों ने, देशों ने मान्यता नहीं दी है। रूस चाहता है कि क्राइमिया को भी मान्यता मिले। इसलिए रूस परमाणु बम तो नहीं मारेगा, लेकिन समझिए आप बात कि ये इतना बड़ा है कि परमाणु बम के नाम से अमेरिका डरता है। नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु बम है, तो परमाणु बम वाले युद्ध में तो नहीं कूदेंगे ये। लेकिन ये जो डर है, इसकी वजह से यूक्रेन को लग रहा है कि इस चक्कर में वो बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि वो जो कुछ यूक्रेन के पास बचा खुचा है, अब वो भी उससे, मुझे नहीं लगता कि वो उसके पास कुछ बचा भी है। खेती बर्बाद हो गई, सैन्य शक्ति बर्बाद हो गई। अमेरिका को कितना, रूस को देखिए कितना नुकसान हुआ। रूस में करीबन 12 लाख लोगों की जान गई है, जिसमें करीबन कहा जा रहा है 3.5 लाख से ज़्यादा सैनिक हैं। तो रूस को क्या कम नुकसान थोड़े ना हुआ है। तो सर ये नुकसान जो हो रहा है, और हम जानते हैं कि दोनों ही देशों के पास, चाहे आप अमेरिका को ले लीजिए चाहे रूस को ले लीजिए, दोनों के पास 5-5 हजार के, उससे भी ज़्यादा इनके पास परमाणु हथियार हैं। और इन परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों को अब, जैसे आपने कहा कि परमाणु अप्रसार संधि समाप्त हो गई है, अब ये अपने परमाणु क्षमताओं को और बढ़ा रहे हैं। तो सर यहाँ पर, और जब हम रूस और मतलब जब हम अमेरिका की देखते हैं चीज़ें, अमेरिका ईरान के साथ भिड़ा पड़ा है, अमेरिका यहाँ पर रूस और यूक्रेन के बीच में एक बड़ा मध्यस्थ है। तो इस चीज़ को जब हम समझते हैं, जब देखते हैं, तो ये हमें समझ में आता है कि अमेरिका जो अपने आप को पूरी दुनिया का बेताज बादशाह दिखाना चाहता था, जो वो आज के टाइम पर वो अपनी बादशाहत का खोता हुआ नज़र आ रहा है। और इसमें मैं एक शब्द और जोड़ूंगा, रूस कैसे एक नई ताकत के तौर पर उभर रहा है इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में। देखिए, पहली बात तो जो हम न्यूक्लियर ट्रायड की बात करते हैं, तो परमाणु बम बनाना पहले ये होता था कि किसी देश पर हमला के लिए बनाते थे। आज न्यूक्लियर ट्रायड का अर्थ ये है कि अपनी रक्षा के लिए परमाणु बम बनाना। जिसके पास परमाणु बम है उस पर कोई हमला नहीं करेगा। अगर आपके पास एक परमाणु बम है, मेरे पास एक परमाणु बम है, तो मैं आप पर कभी भूल के हमला नहीं करूँगा, क्योंकि कल को आपने बम मार दिया तो मैं भी बर्बाद हो जाऊँगा, फिर मैं आपको मारूंगा, आप भी बर्बाद हो जाएंगे। तो पहला तो ये है। दूसरा, अमेरिका में जो भी राष्ट्रपति आया उन सब ने एक अपना ट्रम्प कार्ड खेला। किसी ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया, किसी ने इराक को निशाना बनाया, उस समय निक्सन थे, उन्होंने अलग जगह। तो इस तरह से इन लोगों ने समय समय पर इनके सामने एक ऐसे पॉलिसीज़ इनकी रहे कि किसी ना किसी दुनिया को ऐसे वैश्विक युद्ध में उलझाए रखो। ट्रम्प के पास बहुत सारा मोर्चा खुला हुआ है। रूस यूक्रेन को ऑलरेडी मिला हुआ प्लेट में मिल गया। और अफ़गानिस्तान से वो बाहर आए थे, अब उनको लग रहा है कि ईरान को बर्बाद कर देंगे, करेंगे नहीं, वो आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं। तो ईरान में उलझाए हुए पूरी दुनिया को। और एक तरह से पूरा दुनिया जो है अस्थिरता के माहौल में जब रहेगा, तो सबसे ज़्यादा लोग हथियार अमेरिका से ही खरीदेंगे। आप जब टैरिफ का अस्थिरता वाला माहौल बनाएंगे, शेयर मार्केट गिरेगा, बाज़ार में अव्यवस्था फैलेगी, तो सबकी नज़र अमेरिका पर पड़ी रहेगी कि अमेरिका अब अगला मूव क्या करता है, क्या उससे अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी या वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए अमेरिका खुद को सेंटर बना लेता है, और उसके बाद वो ऐसी ऐसी हरकतें करता है जिससे कि पूरी दुनिया का फोकस उसी पर रहे। आप सोचिए, आप पिछले 2 से 3 साल में आप देखिए, अमेरिका से पूरी दुनिया की नज़रें हट ही नहीं रही। कभी ट्रम्प टैरिफ का फैसला लेते हैं, कभी ईरान का फैसला, कभी रूस यूक्रेन से मिलने चले जाते हैं। तो वो हमेशा पूरी दुनिया को ऐसे उलझाए रखते हैं कि पूरा वर्ल्ड ऑर्डर उन्हीं पर फोकस्ड है। इसलिए हम बार बार कहते हैं अमेरिका अमेरिका अमेरिका। नेटो जब अमेरिका को भाव नहीं दे रहा था तो उन्होंने ग्रीनलैंड का मुद्दा छोड़ दिया।
तो इस तरह से अमेरिका पूरे दुनिया को अपने पे सेंट्रलाइज करके अपना उल्लू सीधा करने पर लगा है। तो सर ये मान सकता हूं कि मैं जेलेस्की की जो ये स्टेटमेंट आई है वो अमेरिका का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मानी जा सकती है, जिससे कि उन्हें फिर से वो जो रूस यूक्रेन में रूस और जो अमेरिका अभी उलझा हुआ है अपने और ईरान के मुद्दे पर, वो अपने आप फोकस लाना चाहता है, जिससे कि अमेरिका उस पर भी ध्यान दे और जो जमीन उसकी खिसक रही है उस जमीन को बचाने में उसकी मदद करे। तो ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जहां पर पहले एक समय था 1991 से पहले शक्ति के दो स्तंभ थे, एक शक्ति के स्तंभ को बर्बाद किया गया। दुनिया ने सोचा था कि दुनिया यहां पर बहुशक्ति संपन्न बनेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक शक्ति का वर्चस्व कायम हुआ और वो शक्ति थी अमेरिका। और आज भी अमेरिका जब भी अपने आप को देखता है कि वो चर्चा से बाहर जा रहा है, तो वो चर्चा में आने के लिए कुछ ऐसी राजनीतिक चालें, ऐसी कूटनीतिक चालें चलता है जिससे कि पूरी दुनिया का फोकस उस पर आ जाता है। लेकिन आज जेलेस्की ने अपने आप को फोकस में लाने के लिए, यूक्रेन को फोकस में लाने के लिए पुतिन को बनाया है, एक बड़ा प्रश्न बनाया है, जिससे कि इस सवाल में सब उलझे और उन पर भी कोई ध्यान दे। तो ये ध्यान कितना आकर्षक होगा और क्या होगा इसका नतीजा, ये तो आने वाला समय बताएगा। क्या सच में दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है या नहीं, ये तो आने वाले समय के पास जवाब है। लेकिन हाँ, 4 सालों में दुनिया बहुत बर्बाद हुई है और युद्ध ने क्या दिया है क्या नहीं दिया है ये सब आप सब भी जानते हैं और ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप भी वाकिफ़ हैं। तो बस हम इतना ही कहेंगे कि शांति लानी चाहिए दुनिया में, और शांति के लिए जो भी कदम उठाने चाहिए वो उठाने चाहिए, क्योंकि राजनीति तभी आप कर पाएंगे जब मानवता रहेगी, और अगर मानवता नहीं रहेगी तो राजनीति कहाँ करेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है आपके सामने, हमारे सामने। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।